मेरी शादी की पहली रात और 12 साला नौकर की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। जल्दी करें, डिलीट होने से पहले सुन लें। फरहाना बेटी तैयार रहना, कल तुम्हें देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं। मैं कॉलेज से अभी कुछ देर पहले ही आई थी जब अम्मा की बात पर मेरा दिमाग एकदम से खराब हो गया। एक तो ये शादी मेरी जान नहीं छोड़ रही थी। मैंने अम्मा को बहुत मर्तबा समझाया था कि अब मेरी उम्र नहीं रही शादी वाली, वो ये ख्वाब देखना छोड़ दे, मगर अम्मा को कुछ समझ आता तब ना। उन्हें तो बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी जो कि मेरे लिए तकलीफ का बाइस थी। मैं कॉलेज में लेक्चरार थी और मेरी उम्र 30 बरस हो चुकी थी। मुझे इतनी ज्यादा उम्र में शादी नहीं करनी थी, मगर मेरी माँ चाहती थी कि उनके मरने से पहले मैं शादी कर लूं। बस मैंने साफ इनकार कर दिया कि छोटी को दिखा दीजिएगा, मैंने नहीं करनी शादी। उस पर अम्मा सख्त खफा हुई और मुझे समझाने लगी कि हर लड़की को शादी करना होती है, आज नहीं तो कल। मगर मैंने गुस्से में जवाब दिया, शादी सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि कोई मर्द आपके अखराजात उठा सके और मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं अपने खर्चे खुद उठा लेती हूँ, बल्कि मुझे तो मर्दों से ही नफरत है। तो अम्मा बिला वजह मुझे इस जहन्नुम में मत घसीटिए। अम्मा ने अपना लहजा नरम किया और बोली, देखो फरहाना, तुम्हारी वजह से छोटी भी बैठी है, उसके रिश्ते भी नहीं आते कि बड़ी बहन की शादी नहीं हुई। तो मैंने अम्मा की बात काट दी और कहा, हाँ नहीं हुई। हर बात दुनिया को बताना जरूरी नहीं होता। आप छोड़े, मैं छोटी के लिए खुद ही रिश्ता तलाश कर लूंगी, वरना आप तो जब तक मेरा ब्याह नहीं करेंगी किसी और का नहीं होगा। मगर अम्मा के चेहरे पर फैला हुस्न और मलाल मुझे अंदर ही अंदर शर्मिंदगी में मुब्तला कर रहा था। पर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। जब मैं सख्ती से एक मर्तबा मना कर चुकी थी तो अम्मा क्यों मेरी शादी पर तुली थी। अच्छा तैयार रहना। कर इतनी बहस के बाद भी अम्मा मुझे तैयार होने का बोलकर अपने कमरे में चली गई, जबकि पीछे मैं मुंह देखती रह गई। चलिए ठीक है, आपने उन्हें बुलाया है तो भेज दे, मैं खुद देख लूंगी। मैंने कभी भी रिश्ते लाने वालों के सामने खुद इनकार नहीं किया था, मगर अब जबकि मेरे घर वाले यही चाहते थे कि मैं खुद इनकार करूं तो ऐसे ही ठीक था। शाम को छोटी भी मुझे समझाने आई कि आप ही कर लो शादी, मगर मैं बस एक कान से उसकी बात सुनती रही, जवाब कोई नहीं दिया। जबकि मैं उन दोनों को समझा समझा कर थक चुकी थी, तो क्यों वो बिला वजह मुझे परेशानी दे रहे थे। अगले रोज कॉलेज के लिए निकली तो अम्मा ने पीछे से कहा, जल्दी आ जाना, मेहमान आने हैं आज। अच्छा ठीक है, मैं उनकी बात मानकर घर से निकल आई और पूरे रास्ते यही सोचती रही, इन खास मेहमानों से निपटना कैसे है, क्योंकि मुझे तो रिश्ते के लिए आए मेहमानों को भगाने का कोई तजर्बा भी नहीं था। सारा दिन कॉलेज में भी गैर हाजिर दिमागी से काम करती रही और जैसे ही 12 बजे अम्मा के फोन पर फोन आने लगे, सो जबरदस्ती मुझे वहां से आधी छुट्टी करके घर आना पड़ा। पूरे रास्ते मेरा दिल अजीब ही वसवसों का शिकार था कि मना कैसे करना है। खुदा ना खास्ता रिश्ता हो गया तो फिर 4 साल बाद अम्मा ने मेरे लिए दोबारा से रिश्ता तलाश करना शुरू किए थे, और ये उन रिश्तों की पहली कड़ी थी। घर पहुंची तो पूरा घर धुला हुआ निखरा निखरा लग रहा था। किचन में से खाने की बड़ी खुशबू आ रही थी। पैसे ही बर्बाद किए हैं, दिल में कहकर सोचा और कमरे में जाकर सो गई। अम्मा ने मुझे सोए हुए देखा तो कहा, उठकर तैयार हो जाओ, वो लोग आने वाले होंगे। सो ना चाहते हुए भी मैं तैयार हो गई। शाम को कहीं जाकर 2 खवातीन और एक मर्द हमारे घर रिश्ता लेकर आए। उन लोगों ने तो मुझे देखते ही पसंद कर लिया था, मगर मैंने कहा मुझे रिश्ता मंजूर नहीं। इतना कहने की देर थी कि ड्राइंग रूम में एकदम से खामोशी छा गई। खवातीन के साथ आया मर्द नरमी से बोला, क्यों बेटी, क्यों नहीं रिश्ता मंजूर? हमें कोई बुराई है तो बताओ। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, बुराई आप में नहीं है, मुझ में है। मैं बांझ हूँ और इसी वजह से मुझे 15 साल पहले तलाक हो गई थी। चूंकि 1 साल शादी रही थी और इस बात को भी बहुत अरसा हो चुका है, तो अम्मा आपसे ये बात छुपाना चाहती थी, मगर मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए आपको किसी धोखे में रखे बगैर साफ साफ बता रही हूँ। सो आप लोग जिस इज्जत के साथ आए हैं वैसे ही वापस चले जाएं। मुझे लगा था उस आदमी के चेहरे का रंग बदलेगा या वो हमें बुरा भला कहता हुआ वहां से चला जाएगा, मगर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो पहले जितने सुकून से बैठा था अब भी उतने ही सुकून से बैठा रहा और बोला, ये सब कुछ आपकी माँ हमें बता चुकी है, हमारा लड़का दूसरे शहर में रहता है, उसकी उम्र भी कोई 40 साल ही होगी, वो भी पहली बीवी को तलाक दे चुका है और उसे औलाद की जरूरत भी नहीं। तो हमें तो आपके रिश्ते में कोई भी खामियां दिखाई नहीं दे रही, बल्कि हम तो दिल से आपका रिश्ता लेना चाहेंगे कि जो लड़की इतनी साफ गो हो सकती है वो हमारे बेटे के साथ भी वफादार होगी। मैं बस उस मर्द की बातें सुनती रह गई। मैंने बहुत जोर लगाया कि मुझे यहाँ पर शादी नहीं करनी, मगर अम्मा सुनने को तैयार ही नहीं थी, बल्कि वो तो उल्टा खुश थी कि इतना अच्छा रिश्ता मिल गया और क्या चाहिए। बस अब तुम्हारे हाथ पीले करके मैं फटाफट छोटी का भी कहीं ना कहीं रिश्ता कर दूंगी। मैंने अपनी हर कोशिश कर ली कि मुझे शादी नहीं करनी, मगर अम्मा सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने बाकायदा शॉपिंग भी शुरू कर दी
थी। मैंने धमकी दी कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने अपने छोटे से बैग में 2-4 जोड़े डाले और कॉलेज के लिए निकल गई। मगर वापसी पर घर आने के बजाय एक होटल में चली गई। वहां कमरा किराए पर लिया और सोचा अब तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक अम्मा मेरा रिश्ता खत्म नहीं कर देती। मैं कमरे में अकेली थी। पहले भी घर में हर जगह अकेली ही बैठी रहती थी, मगर इतनी खामोशी नहीं थी। कभी अम्मा की डांट तो कभी छोटी की शरारतें मेरा दिल बहलाए रखती थी। छोटी हमेशा मुझे समझाने की कोशिश करती और जवाब में मैं उसे खड़ी खड़ी सुना देती, क्योंकि उसने वो सब नहीं देखा था जो मैंने अपनी जिंदगी में आजमाया था। मुझे यकीन हो चुका था कि मेरी जिंदगी में आने वाला हर मर्द ही खराब होगा, कभी भी वो मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता। मेरे अब्बा ने मेरे बचपन में ही दूसरी शादी कर ली थी और वो दुरानिया मेरी माँ की और मेरी जिंदगी का तल्ख तरीन दुरानिया था। उस वक्त हमने बहुत मुश्किलात देखी। अम्मा के पास सिर्फ मैं थी। अब्बा ने दूसरी बीवी को लाकर अम्मा के सर पर मुसल्लत कर दिया और कहा, खबरदार इससे कुछ कहा तो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम्हारी बेटी को बर्दाश्त कर रहा हूँ, काफी है। इससे ज्यादा मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना। जबकि माँ हक्का बक्का समझने की कोशिश में हलकान हुए जा रही थी कि उनसे गलती कहाँ हुई। जो शादी के 5 साल बाद ही उनका शौहर दूसरी शादी कर आया, सोतन अम्मा को इस घर से निकालने के लिए हर जतन करती रही, मगर अम्मा के ना आगे कोई था ना ही पीछे कोई। सो वो भी डटी रही और वो सब कुछ बर्दाश्त किया जो उस औरत ने अम्मा के साथ किया। किचन को ताला लगा देती और हम दोनों माँ बेटी भूखी बैठी रहती। फिर अम्मा ने कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिया और उनसे जो पैसे आते थे मुझे भेजकर होटल से 2 रोटियां और थोड़ा सा सालन मंगवा लेती थी। इस बात पर भी सोतन को इतराज था और जैसे ही अब्बा घर आते वो उनके सामने मजलूम बनकर कहती, ये देखिए मुझे जले आलू पका दिए हैं, और खुद दोनों माँ बेटी होटल से खाना मंगवा कर खाती रहती हैं। अब्बा माँ को घूर कर देखते और जो खर्च देते थे उससे भी हाथ खींच लिया कि मैं तुम्हारी अय्याशियों के लिए नहीं कमाता हूँ। मेरी मनपसंद बीवी ये जली हुई चीजें खाए और तुम अपनी नहुसत की मारी बेटी के साथ मिलकर होटलों की अय्याशियां करो। अम्मा ने उन्हें लाख बताना चाहा कि अगर वो ये ना करे तो खाएं कहाँ से, क्योंकि किचन पर तो आपकी बीवी का कब्जा है। अगर मैं अलग भी खाना पकाना करती हूँ तो उसके लिए 100 चीजें चाहिए और वो चीजें पैसों से आती हैं जो कि मेरे पास पहले ही नहीं है। चलो होटल से 2 वक्त मंगवा लेते हैं, इसमें ना पकाने की झंझट होती है और ना ही किसी के ताने तशने। मगर अब्बा इस सोतन से भी बढ़कर निकले। हमारे मोहल्ले में इर्द गिर्द जितने भी ढाबे या होटल थे वहां रोज अपनी दूसरी बीवी को ले जाते और खाना खाकर उधार खाना खिलाते और फिर उनके पैसे ही ना देते। जब मैं पैसे लेकर खाना लेने चाहती तो होटल के मालिक मुझे कहते, अपनी अम्मी से कहो पहले हमारे खाते क्लियर करे फिर हम खाना देंगे। अम्मा ने उन्हें बहुत समझाया कि वो मेरे शौहर का खाता है, उनके साथ आपका अलग हिसाब है, हमें तो खाना दें जबकि हम पैसे भी दे रहे हैं। मगर अब्बा ने ये सब कुछ जानबूझ कर किया था क्योंकि वो सारे होटल वालों को रोक तो सकते नहीं। सो उन्होंने अपना दिमाग लड़ाकर ऐसे चाल चली कि सारे होटलों वालों ने हमें खाना देना बंद कर दिया। ऊपर से घर में अब्बा की दूसरी बीवी ने भी ग़िज़ाएं पकाना शुरू कर दी और वो मुझे सामने बिठाकर चटखारे ले लेकर खाती। अम्मा जब अब्बा से शिकायत करती तो वो कहते, अब क्या हुआ है, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना, तो जाओ खाओ होटलों से खाना, अब क्यों तड़प रही हो। उस वक्त हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अलग से किचन का सामान डलवा सकते। सो अम्मा जो 2 दिन में एक जोड़ा सीती थी, उन्होंने एक दिन में 2-2 जोड़े सीना शुरू कर दिए। तकरीबन 15 दिन में हम लोगों ने कभी चाट पर गुजारा करना तो कभी समोसे खा लेने। 15 दिन बाद अम्मा बाजार गई और थोड़ा थोड़ा सारा सामान और एक सिंगल चूल्हा खरीद लाई। अब अब्बा की चहेती बीवी को इस बात की भी बड़ी तकलीफ थी, मगर शुक्र यहाँ अब्बा ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो तो जब से दूसरा निकाह करके आए थे हमें मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुके थे। अब तो मैं भी उन्हें अब्बा कहकर पुकारती तो वो थप्पड़ लगा देते और कहते, खबरदार मेरे सामने आई तो। यहाँ से इस इतने से बड़े घर में मेरी और अम्मा की वाहिद चाय पना एक छोटा सा कमरा था जहाँ हम रहते भी थे और किचन के तौर पे भी वही इस्तेमाल करते थे। रफ्ता रफ्ता बने इस कमरे के आगे एक छोटी सी दीवार बनाकर हमें अलग कर दिया और दरवाजा लगा दिया। इतनी ही इनकी मेहरबानी थी जो उन्होंने हम पर कर दी। फिर अम्मा ने पैसे वगैरह जमा करके वॉशरूम बनवाया और एक और कमरा बना लिया। इस काम में 1.5 साल लग गया, मगर तब भी अब्बा की दूसरी बीवी से औलाद ना हुई। हमें तो वो मुकम्मल तौर पर भूल चुके थे। अगर कभी मैं गली में खड़ी होती और सामने से बाहर जाते तो उन्होंने कभी भी मुझे नहीं कहा था कि बाहर क्या कर रही हो, घर में अंदर जाओ, जबकि मेरी हसरत ही रही कि मेरा बाप भी बाकी लड़कियों के बापों की तरह मेरा ख्याल रखे। अब अक्सर औकात हमें दीवार पर से अब्बा और उनकी मनपसंद बीवी की तल्ख कलामी जो लड़ाई और मारपीट तक पहुंच चुकी थी सुनाई दे जाती थी। अब हमारे घर में तो एक तरह से सुकून हो चुका था। फिर एक रोज पड़ोसन ने अम्मा को बताया कि तुम्हारी सोतन हामला है। ये बात अम्मा चुप करके पी गई, मगर मुझे बड़ी नफरत महसूस हुई कि अब अब्बा उन बच्चों को वो सारी मोहब्बत देंगे जो मेरे हिस्से की थी और मुझे कभी नहीं मिली। यही बात मुझे रात रात फिर सोने नहीं देती थी, मगर अम्मा ने
समझाया कि जिसके नसीब में जो होता है वो उसे मिलकर रहता है, तब जाकर थोड़ा सुकून हुआ। मगर फिर एक रोज पता चला दूसरी बीवी के यहाँ भी बेटी हुई है और उसकी बेटी पैदा करने पर अब्बा ने उसे भी तलाक दे दी। ये खबर बड़ी हैरान कौन थी। यानी अब्बा ने सिर्फ बेटे की खातिर उस औरत को बर्दाश्त किया था और अपने बदले में फिर एक मर्तबा बेटी की नवीस सुना दी। ये होता है जैसे को तैसा। पर उस औरत ने वो बच्ची वहीं छोड़ी और बड़े मजे से हक महर लेकर चलती बनी। साथ ही अब्बा ने उसकी मोहब्बत में आकर जो घर उसे दिया था उसने वो भी बेच दिया। अब अब्बा का हाल ये था कि छुपाने को छत तक मुयस्सर नहीं थी। फिर वो लौट कर हमारे दरवाजे पर आए तो अम्मा को एक बेटी और मुझे बहन तो मिल गई, मगर ना उन्हें शौहर मिला और ना ही मुझे बाप। अब्बा वो लड़की हमारी गोद में डालकर न जाने कहाँ चले गए। बस एक रोज मालूम हुआ कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और लाश कई दिनों से लावारिस अस्पताल में पड़ी है। अम्मा ने दिल पर पत्थर रखकर उस लाश को भी मैयत बनाया और जनाजे की अदायगी के बाद अब्बा का सबक हमारी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। वहां से मुझे मर्द बुरे लगना शुरू हो चुके थे, मगर मर्दों से नफरत तब हुई जब सच में मेरा पाला एक मर्द से पड़ा था। अम्मा ने सौतन की बेटी को मुझसे भी बढ़कर मोहब्बत दी। मेरे दिल में छोटी के लिए नफरत थी, मगर अम्मा ने मुझे बहुत समझाया, हमेशा हर लम्हा हम दोनों को साथ रखा और यहाँ तक कि मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत एकदम से जन्म ले उठी। अब मेरा सारा वक्त छोटी के साथ ही गुजरता था, बल्कि उससे दूर जाना बहुत मुश्किल था। मैं 20 वर्ष की हुई तो अम्मा ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिए। एक दो रिश्तों को ठुकराने के बाद बल आखिर अम्मा को एक रिश्ता मेरे लिए पसंद आ ही गया और बगैर तहकीक के ही मुझे उसके साथ रुखसत कर दिया गया। वो लड़का 25 वर्ष का होगा। पहला हफ्ता तो मेहमानों की वजह से कुछ महसूस ही नहीं हुआ, मगर जैसे ही घर खाली हुआ मेरे ससुरालियों की असलियत भी मुझ पर खुलना शुरू हो गई थी। मेरी नंद बेहद खूबसूरत थी। शाम के वक्त छत पर बने बड़े हॉल की सफाई सुथराई की जाती और फूलों को तोड़ तोड़ कर टोकरी में खुशबू के लिए रखा जाता। मुझे जब मेरी सास ने कहा कि बहू तुम भी तैयार हो जाओ तो मैं झट से तैयार हो गई। सोचा कि नई नई शादी हुई, इसी वजह से सास कह रही है कि तुम तैयार हो जाओ। मैं जैसे ही तैयार हुई सास ने भी अपने बड़े अच्छे से कपड़े पहने और हाथों पैरों में थोड़ा बहुत जेवर पहन कर मुझे साथ लिया और छत पर चली गई। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस बुढ़ी औरत को तैयार होने की क्या सूझी है। मैंने तो आज तक ऐसी कोई औरत नहीं देखी जिसे बुढ़ापे में भी तैयार होने का बेहद शौक हो। खैर मैं ऊपर आई तो पूरी छत गुलाब और मोतियों की खुशबू से महक रही थी और वहाँ बड़ी बड़ी दरियों के ऊपर चांदनियां बिछी हुई थी और गोल तकिए बड़े मुनज्जम तरीके से लगा रखे थे। सास ने मुझे एक मखसूस चांदनी पर बिठा दिया जो थोड़ी ऊपर थी। मैं हैरत से सब कुछ देखते हुए वहां बैठ गई। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है और यहाँ कौन सी महफिल लगने वाली है। कुछ ही देर बाद वहां मर्द आना शुरू हो गए जो घर की पिछली जानब बनी सीढ़ियों से छत पर आ रहे थे। मैं जल्दी से उठकर वहां से जाने लगी तो सास ने बाजू पकड़कर बिठा दिया और साथ ही खुद भी बैठ गई। मैंने बहुत एहतजाज किया और उठने की कोशिश की, मगर सास की गिरफ्त बड़ी सख्त थी। वो पूरी महफिल में मुझे अपने साथ लिए बैठी रही। जब वहां काफी सारे मर्द आ गए तो तब मेरी नंद आई जो बिल्कुल दुल्हों की मानद बनी सवरी थी और उसने पैरों तक फ्रॉक पहन रखी थी। खूब जेवर और मेकअप में वो पहचान ही नहीं चाह रही थी। मैं तो उसे देखकर हैरान रह गई और मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार किसी खतरे की जानिब इशारा करती महसूस हो रही थी। वहां बैठ तो मैं चुकी थी, मगर अब देखना चाहती थी कि ये तमाशा कहाँ तक जाता है। मगर मुझे इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। साउंड सिस्टम चला और फिर नंद का रक्स शुरू हुआ और मैं हक्का बक्का देखे जा रही थी कि ये कैसे घर में बिया आई हूँ जहाँ औरतों की इज्जत ही नहीं है, बल्कि उनसे ही ये रक्स करवा कर पैसे कमाए जाते हैं। वहां 2 घंटे की महफिल थी और उस महफिल में मैं कैसे बैठी थी ये बता भी नहीं सकती। महफिल के इख्तिताम पर सब मर्द नंद पर पैसे निछावर करते हुए वहां से चले गए तो सास मुझे नीचे लाई और शौहर के सामने मुझे धक्का देकर बोली, समझाया नहीं था कि इसे वहां बैठने की तमीज ही नहीं है। अपनी बीवी को समझाओ और ये भी बताओ ये यहाँ किस लिए आई है। दोबारा मुझे ये सब ना कहना पड़े। इतना बोलकर सास और नंद कमरे में बंद हो गई और शौहर मुझे घसीटता अपने कमरे में ले जाकर बोला, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेइज्जती हुई है, मैं उसे फरामोश कर दूंगा, मगर आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। मेरा जहन मुझे बहुत कुछ समझा रहा था कि मैं गलत जगह और गलत लोगों में फंस गई हूँ, मगर फिर भी तस्दीक जरूरी थी। मैंने पूछा, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जगह कौन सी है और क्या काम है आप लोगों का। उस बात पर शौहर हंस दिया और बोला, इतनी मासूम लगती तो नहीं हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ ताकि तुम्हें कोई शक ना रहे। ये कोठा तो नहीं मगर उसी तरह की जगह है। यहाँ तवाइफ नहीं रकासा होती हैं, जैसे मेरी बहन रकासा है और अब तुम भी रक्स सीख कर उसके साथ इस घर का खर्च चलाओगी। मैं हैरत से अपने शौहर की बकवास सुनती जा रही थी। यानी दूसरा मर्द जो मेरी जिंदगी में आया वो इस घटिया जहनियत का होगा। मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। यानी वो बड़े आराम से अपनी बीवी को गैर मर्दों के सामने नाचने का हुक्म दे रहा था। यानी कुछ भी, या शायद उसने मुझसे शादी ही इसी वजह से की थी कि वो मुझ पर हुक्म जमा कर मुझसे कोई भी काम करवा सके। शौहर मुझे अच्छी तरह समझाकर जा चुके थे, मगर मुझे लग रहा था गोया मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। एकदम से इतना बड़ा धमाका हुआ था कि
जिंदगी एक मजाक लगने लगी थी। अगले रोज का इंतजार किए बगैर मैं रात को छत से गली की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के जरिए भाग गई और सीधा अपने स्कूल टीचर के पास गई। और वहां मेरी एक उस्तानी थी जिनके शौहर वकील थे। आधी रात को मैं उनके दरवाजे पर खड़ी उनसे मदद मांग रही थी कि मुझे बस किसी तरह से खुला दिलवा दे, वरना कल तक अगर मेरे शौहर ने मुझे ढूंढ लिया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस अल्लाह की बंदी ने मुझे अपने घर रख लिया और कहा, जब तक खुला नहीं हो जाती तुम अपने मायके भी मत जाना, वरना वहां पर वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। मैं मान गई और उस्तानी के शौहर ने मेरी खुला दायर करवा दी। मेरे शौहर को जब ये सब पता चला तो उसने मुझे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर ली। बहुत बड़े बड़े वकीलों के पास गए मगर आखिर में वही हुआ जो मैं चाहती थी, यानी मेरी खुला 3 माह बाद बल आखिर हो ही गई थी। और ये सारा दौरान मैं अपने उस्तानी के घर पर ही रही थी क्योंकि मेरे पास कोई और ठिकाना ही नहीं था। खुला के बाद मैं घर जाने लगी तो उस्तानी ने कहा कि शादी तो खत्म हो चुकी है, तुम अपनी जिंदगी मजीद बेहतर बना लो, 10 तक पढ़ चुकी हो, अब आगे कॉलेज में एडमिशन लो और कुछ बन जाओ ताकि कल को कोई तुम्हें या तुम्हारी माँ को इतनी आसानी से धोखा ना दे सके। ये बात मेरे दिल पर लगी थी और मैंने उस्तानी की मदद से ही कॉलेज में दाखिला ले लिया जो कि उनकी सहेली का ही था। उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की और मेरी जिंदगी एक मर्तबा फिर से वहीं पर आ गई जहाँ से शुरू हुई थी, यानी मेरी माँ के घर जहाँ मैं थी। अम्मा थी और छोटी थी। अम्मा ने कसम खा ली कि छोटी की शादी जल्दी नहीं करेंगी क्योंकि मेरी तरफ से जो सबक उन्हें मिल चुका था वो उसे दोबारा नहीं दोहरा सकती थी। यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया मैंने और फिर PPSC का इम्तिहान देकर मेरे कॉलेज में लेक्चरार की नौकरी हो गई। इस रोज अम्मा बहुत खुश थी क्योंकि वो उनकी जिंदगी का पहला दिन था जब उन्हें कमाने के लिए कपड़े नहीं सीने पड़े थे। उन्हें यकीन था कि अब उनकी बेटी सब संभालेगी। ऐसा साल भर चला, मैंने भी अम्मा को कोई काम नहीं करने दिया। हमारे घर के हालात एकदम से ही बदल गए थे। नुकरानी आ गई थी, घर में अच्छा खाना बनने लगा था, छोटी अच्छे कॉलेज में दाखिल हो गई थी, अम्मा ब्रांड के कपड़े पहनने लगी थी, यानी जिंदगी बहुत पुरसकून और आसान हो गई थी। बल आखिर इतने सालों की गई दुआएं रंग ले आई थी। पर अम्मा को छोटी की शादी की फिक्र हुई तो एक दो जो रिश्ते आए उन्होंने मुझ पर सवाल उठाया कि बड़ी बहन तो घर बसा नहीं सकी तो छोटी बहन क्या कहा घर बसाएगी। ये बात अब मैं उन्हें कैसे बताती कि कौन बीवी होती है जो रकासा बनकर अपने शौहर की जेब भरती है। मगर इसमें बदनामी मेरी ही थी। अम्मा ने बहुत जोर डाला कि मैं शादी करूं मगर मेरा इकरार में नहीं बदला। अब यहाँ होटल के कमरे में बैठकर मुझे एहसास हो रहा था कि अपनी खामखा की जिद के पीछे मैं छोटी की जिंदगी भी बर्बाद कर रही हूँ। क्या यही बेहतर नहीं कि मैं शादी कर लूं, फिर अम्मा का शिकवा भी खत्म और छोटी का घर भी बच जाएगा। सब कुछ सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि एक शादी जुआ है तो क्यों ना एक मर्तबा फिर से जुआ खेला जाए। सो मैं शाम को घर पर मौजूद थी और अम्मा को अपनी शादी के मुतालिक हाँ भी कह दी, जिस पर वो बहुत खुश थी और बार बार मेरी बुलाए लिए जा रही थी। जबकि मेरे अंदर सन्नाटे थे, मुझे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए। मगर अब लड़के वालों को हाँ बोल चुके थे तो कुछ नहीं हो सकता था। छोटी तो बहुत खुश थी। जैसे ही मेरा रिश्ता तय हुआ छोटी के लिए भी एक दो रिश्ते आ गए थे। लोगों के पास पता नहीं कौन सी हिस्स थी कि उन्हें इल्म हो गया बड़ी रुखसत होने वाली है तो जल्दी से छोटी के लिए झोली फैला ले। खैर मेरे ससुरालियों को जल्दी थी और 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही मेरा निकाह होकर रुखसती भी हो गई। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसे अचानक से एक मर्तबा फिर दुल्हन बन जाऊंगी। पता नहीं वो शादी भी कामयाब होगी या नहीं, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि शादी के बाद मुझे दूसरे शहर ही ले जाया गया जहाँ मेरे शौहर मुकीम थे। मेरे सास और नंद ने बस चंद एक रस्में की और वो वापस चली गई। मुझे लगा कि भला दुल्हन को अकेले ऐसे छोड़कर कौन चाहता है जबकि उनके अकलौते बेटे की शादी भी है और दुल्हन के साथ ऐसा अजीब रवैया, जबकि रिश्ता लेते वक्त तो मेरे बड़े अच्छे बन रहे थे। मेरे शौहर कमरे में आए तो उन्हें मैंने पहली मर्तबा देखा। वो बहुत खूबसूरत थे। मुझे देखते ही बोले एक जरूरी काम है, 2 घंटे तक वापस आ जाऊंगा। मुझे उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी, गोया इस घर में कुछ पुर इसरार सा है। शौहर के जाते ही मैं खाली घर का जायजा लेने के लिए उठी और सारे कमरे खोल खोल कर देखने लगी। आखिर में कोने पर एक कमरा बंद था, उससे ताला लगा हुआ था। मैं उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी तो उसी लम्हे किसी के रोने की आवाज आई तो मैं डर गई। कमरे के साथ ही चाबी लटकी थी तो वो उतार कर ताला खोला तो मेरे तो होश ही उड़ गए क्योंकि सामने एक 12 साल बच्चा बड़ी बुरी हालत में लेटा हुआ था। वो शदीद जख्मी था, गोया किसी ने मार मार कर फेंका हो। बाजू और टांग की हड्डी भी शायद टूट चुकी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उस बच्चे को गोद में लिया और पूछा कौन हो तुम। इस पर वो बच्चा दर्द से कराहता हुआ बोला नौकर हूँ। एन उसी लम्हे हमारे घर के बाहर पुलिस आकर रुकी और अचानक से छापा पड़ गया। मुझे और नौकर को इस हालत में देखकर पुलिस ने पूरा माजरा पूछा तो मैंने यही बताया कि मैं अभी ब्याह कर आई हूँ, शौहर 2 घंटे का कहकर बाहर गया है। तो पुलिस ने उस नौकर को पहले अस्पताल भेजा और फिर मुझसे पूरी तस्दीक करने के बाद कहा आप जानती हैं ये मर्द कौन है जिससे शादी की है। तो मैंने नफी में गर्दन हिला दी, जिस पर पुलिस एहलकार ने बताया कि ये मर्द एक बहुत बड़ा स्मगलर है। ये नशों की खरीदो फरोख्त इस नौकर के जरिए करता था। इससे अपनी खरीदो फरोख्त बढ़ाने और छुपाने के लिए एक लड़की की जरूरत थी, तभी झूठे माँ बाप के जरिए उसने रिश्ता किया और आपसे शादी की। शायद इसका काम बढ़ जाता और आप इसकी मदद भी कर दिया, मगर इस नौकर ने आकर
हमें इतला दे दी थी, क्योंकि इस आदमी ने इस बच्चे की माँ को मरवा दिया था, जिसके पीछे वजह सिर्फ इतनी थी कि इससे चर्च का भरा बैग एक गटर में गिरकर खराब हो गया था, तो बदले में उसने बच्चे की माँ को मरवा दिया था। तब यह बच्चा रोता रोता हमारे तक आया। उसे भी खबर हुई कि यहाँ छापा पड़ने वाला है, तो इतनी हंगामी सूरत हाल में भी वो इस बच्चे की जान लेते हुए गया है। यहाँ से वो तो किस्मत अच्छी थी कि ये बच्चा बच गया और साथ में आपकी भी बचत होगी। मैं हैरत से गुम खड़ी की खड़ी रह गई और ये सोचती रही कि ऐसे भी घटिया मर्द है जिन्हें सिर्फ लड़की को इस्तेमाल करना, उनके जरिए कमाना आता है। मैंने पुलिस का साथ देने का वादा किया और उसी घर में रही। 3 माह बाद मेरा शौहर वापस आया और मैंने यूं जाहिर किया मुझे किसी बात का भी इल्म नहीं है, और इसी रात पुलिस को इतला करके उसे पकड़वा दिया। अब मैंने सोच लिया था मैं उस मर्द से तलाक नहीं लूंगी, क्योंकि हमारे मुआशरे में एक औरत की तलाक पूरे घर पर बहुत असर रखती है। मुझे उन घटिया मर्दों से लड़ना था जिन्होंने औरत को इंसान ही अपने इस्तेमाल का खिलौना समझ रखा था। और सबसे ज्यादा दुख मुझे उस बच्चे का हुआ कि जो अस्पताल में उसी रात दम तोड़ गया था। अभी तो उसने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं था और किस्मत ने कैसे जुल्म कर दिया कि वो चला भी ना सका।